हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल में टोटल डी फार्मा में। सो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का फार्माकोग्नोसिस सब्जेक्ट का चैप्टर 4। ठीक है, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर हो गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप लोग पहला, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 4 की। इसमें देखते हैं पहले पढ़ना क्या है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? ठीक है, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और इसमें क्या क्या पढ़ना है ये भी देख लेते हैं। पहले इसको समझ लेते हैं कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते क्या है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स से पहले आता है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। ठीक है, प्राइमरी, पहले प्राइमरी आएगा, उसके बाद सेकेंडरी आएगा। तो हमारे पहले समझ लीजिए, प्राइमरी को समझ लेते हैं। ठीक, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जो कि प्लांट के ग्रोथ के लिए, प्लांट के ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए वो इसेंशियल होते हैं, यानी कि ज़रूरी होते हैं। और उसमें क्या क्या आते हैं, जैसे आपका होगा प्रोटीन आ गया, फैट आ गया, फैट आ गया, कार्बोहाइड्रेट आ गया, उसके बाद फिर एंजाइम आ गया, उसके बाद फिर हार्मोन्स आ गया। ये क्या होते हैं? ये हमारे प्लांट के ग्रोथ के लिए होते हैं। ये होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बात करें तो इसको पहले हम लोग समझते हैं कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जो प्लांट के लिए, प्लांट के ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी नहीं होते हैं, बट उनको उस इन्वायरमेंट में सरवाइव करने के लिए, और जो बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर अदर ऑर्गेनिज्म है, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए प्लांट के अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं होगा तो प्लांट सरवाइव नहीं कर पाएंगे इन्वायरमेंट में। इसलिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होना प्लांट में बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक, मोटी मोटा समझ लिए। आइए देखते हैं पहले सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होता क्या है। ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, these are the substance manufactured by plant that have special function like protection against microorganisms and make them competitive in their own environment। इसके कहने का मतलब है कि these are the substance manufactured by plant that have special function। मतलब जो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, जो सब्सटेंस मैन्युफैक्चर होते हैं प्लांट के अंदर, वो किसी स्पेशल फंक्शन के लिए होते हैं। ठीक है, किसी स्पेशल फंक्शन के लिए मैन्युफैक्चर होते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे जैसे में प्रोटेक्ट अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब आप लोग समझते हैं, जो छोटे छोटे वायरस, बैक्टीरिया, फंगल होते हैं, उनको बोला जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उनके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी, जो प्लांट के अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। ठीक, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है, यानी कि बनते हैं। एंड मैक्स देम कम्पिटिटिव इन देयर ऑन इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट में कम्पिटिटिव, यानी कि कंपटीशन करते हैं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। इन्वायरमेंट से कंपटीशन करने के लिए प्लांट के अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होता है या फिर मैन्युफैक्चर होता है। ठीक, दिस आर नॉट इसेंशियल फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पहले ही बता दिए थे, ये इसेंशियल मतलब नहीं इसेंशियल होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। मतलब कि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ये प्लांट के लिए इसेंशियल नहीं होते हैं। किसके लिए? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लेकिन इसेंशियल होते हैं उस कंडीशन में जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बचाना जरूरी होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाना प्लांट को जरूरी होता है, उस टाइम वो इसेंशियल होते हैं। लेकिन यहाँ पे उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इसका कोई रोल नहीं होता है, ये इसेंशियल नहीं होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तो हम समझते हैं कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे आपका एल्कोलाइड्स हो गया, टर्पिनॉइड्स हो गया, ग्लाइकोसाइड्स हो गया, वोलाटाइल ऑयल हो गया, टैनिन्स हो गया एंड रेजिन्स हो गया। ये जो छः हो गए, एल्कोलाइड, टर्पिनॉइड, ग्लाइकोसाइड, वोलाटाइल ऑयल, टैनिन एंड रेजिन्स, ये क्या होती है? ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। ये प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी नहीं होते हैं, बट उसको इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करने के लिए
बहुत ही ज़रूरी होते हैं या इसेंशियल होते हैं। ठीक, आइए सबको एक एक करके समझते हैं। पहले एल्कोलाइड को समझते हैं। एल्कोलाइड्स क्या होते हैं देखते हैं। एल्कोलाइड्स आर हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस कंपाउंड। एल्कोलाइड्स आर हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस कंपाउंड का मतलब आप लोग समझते हैं ना। हेट्रोसाइक्लिक होमोसाइक्लिक आप लोग पढ़े होंगे इंटर में, नहीं पढ़े तो बता दें। ये एक होता है बेसिकली, एक रिंग होता है। ठीक, ये रिंग होता है, इसमें नाइट्रोजन मतलब आर्थो मेटा पैरा इसका पोजीशन होता है। इसमें एक किसी भी पोजीशन पे नाइट्रोजन ऐड रहता है। ठीक, नाइट्रोजन ऐड रहता है, इसको क्या बोलते हैं, ये एन है। ठीक, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस कंपाउंड। ठीक, इसके पहले ही डिफिनेशन है, क्या है, एल्कोलाइड्स आर हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस कंपाउंड। ठीक, ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक रिंग होती है, उसमें एक नाइट्रोजन ग्रुप जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस कंपाउंड। जनरली दे आर बेसिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ अमीनो नाइट्रोजन। ठीक है, ये बेसिक नेचर का होता है। एसिड और बेस समझते हैं ना आप लोग, इंटर पढ़ के आए, आप लोग समझ हुए होंगे, सब लोग ब्रिलियंट हैं। बेसिक नेचर के होते हैं ये लोग। प्रेजेंट ऑफ अमीनो नाइट्रोजन, जो अमीनो नाइट्रोजन होता है ये प्रेजेंट था, इसके कारण क्या होते हैं, ये बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक, देखिए एल्कोलाइड, इसमें पढ़ना क्या क्या है ना, आप लोग एक बार और समझ लीजिए, ये हम भूल गए थे। तो एल्कोलाइड्स का ये आपका डिफिनेशन हो गया। ठीक, ये आपका डिफिनेशन हो गया। उसके बाद ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि पाया जाना। ठीक है, जो एल्कोलाइड्स है ये प्लांट में कहाँ पाया जाता है, प्लांट के किस पार्ट में पाया जाता है। ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब होता है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है बांटना, ऑकरेंस मतलब है पाया जाना। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ बटा रहता है, देखते हैं। एल्कोलाइड्स आर फाउंड इन एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, मतलब एल्कोलाइड जो होते हैं वो प्लांट के किसी भी पार्ट में पाए जा सकते हैं। ऐसा स्पेसिफिक नहीं होता है कि नहीं वो रूट में ही पाए जाएंगे, या फिर लीफ में पाए जाएंगे, या फिर सीड में पाए जाएंगे, या फ्रूट में पाए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। वो मतलब प्लांट के किसी भी पार्ट में पाए जा सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ ना, फाउंड इन एनी पार्ट ऑफ द प्लांट एंड इट एंड इन मेनी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज और फैमिलीज, मतलब ये डिफरेंट स्पीसीज एंड डिफरेंट फैमिलीज में भी पाए जा सकते हैं। जैसे स्पीसीज और फैमिलीज में क्या अंतर होता है, जो स्पीसीज होता है, कोई भी स्पीसीज है वो एक स्पेशल फैमिली के अंदर पाया जाता है। ठीक, आप लोग समझ गए। जैसे कि आपका पोटैटो हो गया, पोटैटो जानते हैं, आलू, या फिर लेग्यूम्स हो गए जितने भी, दाल वाल हो गए, ये सब क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर फैमिली के अंदर आता है। जैसे जबकि लेग्यूम्स के जितने दाल हैं वो आप क्या आते हैं, ये किस फैमिली से आते हैं, सॉरी अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेग्यूमिनेसी फैमिली से आते हैं। ठीक है, वैसे सबका फैमिली बटा होता है, फैमिली के अंदर सब लोग स्पीसीज आते हैं। ठीक, तो ये क्या हो सकता है, एल्कोलाइड क्या होते हैं, ये डिफरेंट स्पीसीज एंड फैमिली, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में पाए जा सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट फैमिली में। ठीक, आइसोलेशन, एल्कोलाइड्स में बी एक्सट्रैक्ट बाय एनी ऑफ फॉलोइंग थ्री वेल डिफाइंड एंड वाइडली एक्सेप्टेड प्रोसेस। मतलब कि आइसोलेशन, एल्कोलाइड का आइसोलेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, ऑकरेंस मतलब समझ गए कि ये प्लांट के किसी भी पार्ट में पाया जा सकता है। आइसोलेशन कैसे किया जाता है, एल्कोलाइड को आइसोलेट कैसे किया जाता है, तो आइसोलेशन करने के लिए इसका प्रोसेस दिया हुआ है। कितने हैं, वेल डिफाइंड, मतलब कि वो डिफाइन है, अच्छे से उसको डिफाइन किया गया है कि इस प्रोसेस के थ्रू एक्सट्रैक्ट हो जाएगा या फिर आइसोलेट हो जाएगा एल्कोलाइड। देखते हैं पहला क्या है इसमें। पहला है आपका स्टेस ऑटो प्रोसेस। ठीक है, स्टेस ऑटो प्रोसेस। दूसरा है आपका मंस्के प्रोसेस। ठीक है, और तीसरा क्या है, कीपर वर्क प्रोसेस। ठीक है, स्टेस ऑटो प्रोसेस, मंस्के प्रोसेस, कीपर वर्क प्रोसेस। तो पहले को पहले समझते हैं हम लोग कि ये होता क्या है। ये एक प्रोसेस है जो कि प्लांट से एल्कोलाइड को एक्सट्रैक्ट करना है, या फिर उसमें जो केमिकल एल्कोलाइड है उसको प्लांट से बाहर करना है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग समझ लीजिए। जैसे ये
आपका प्लांट हो गया। सॉरी, ये तो हम ट्री बना दिए, लेकिन आप लोग समझ लीजिए कि ये जैसे प्लांट हो गया। इसमें एक केमिकल पाया जा रहा है, ये है एल्कोलाइड, ठीक है। अब इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, किसी भी बर्तन में, इसमें। और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? आइसोलेशन। सिर्फ केमिकल को, ठीक है, केमिकल को आइसोलेट करेंगे, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? आइसोलेशन। इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत से प्रोसेस हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है स्टार्च ओटो मेंस के प्रोसेस, उसके कीपर वर्क। तो पहला हम लोग समझते हैं स्टार्च ओटो प्रोसेस, ठीक है। देखिए पहला स्टेप में क्या है इसके, स्टार्च स्टार्च ओटो प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप में क्या, वी टेक क्रूड ड्रग पाउडर एंड इट मे हैव फैट। यहाँ पहले बोला जा रहा है जैसे कोई भी प्लांट हो गया, ठीक है, कोई प्लांट हो गया, उसको क्या करेंगे, इससे निकालना है हमको, जैसे एल्कलॉइड को बाहर निकालना है, तो पहले क्या करेंगे, इसके लीफ को, इसका लीफ हो गया या फिर इसके रूट को या फिर फ्रूट को, मतलब इस किसी भी पार्ट को हम लोग लेंगे। मान लीजिए हम लोग लीफ को लेते हैं, ठीक, लीफ को लेंगे, उसके बाद फिर इसको पाउडर फॉर्म बनाएंगे, लीफ को क्रश करके तोड़ के इसको पाउडर फॉर्म बनाएंगे, ठीक। पाउडर फॉर्म बनाने के बाद इस पहले जब पाउडर ये हो जाएगा तो इसमें बहुत सी चीज़ रहेंगी, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एल्कोलाइड रहेगा, इसमें बहुत सी चीज़ रहेंगी। यहाँ पे जैसे कि बोल रहा है कि एंड इट मेनी है फैट, यहाँ पे फैट भी हो सकते हैं, जैसे कि एल्कोलाइड हम लोग लीफ को, सॉरी, हाँ, लीफ को जैसे हम लोग क्रश कर लिया यानी कि तोड़ लिया, उसके बाद फिर क्या होगा, इसमें इट में है फैट, इसमें फैट बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में वी रिमूव द फैट एंड मेक इट डिफैटेड पाउडर। मतलब कि जो जो पाउडर इसमें से जितने भी फैट हैं उसको, फैट को रिमूव करेंगे, ठीक है। फैट को हम लोग रिमूव करेंगे, इस पाउडर से फैट को हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, ठीक, फैट को रिमूव कर देंगे। उसके बाद में ये जो बचेगा हम लोग का पाउडर, जैसे ये जो भी हम लोग का पाउडर बचेगा, सॉरी ये गड़बड़ हो जा रहा थोड़ा, हाँ, ये जब पाउडर फॉर्म हो जाएगा तो इसको फिर क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में इसमें से जितने भी फैट है उसको रिमूव कर लेंगे, उसके बाद फिर डिफैटेड पाउडर, इसको मतलब फैट निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिफैटेड पाउडर हो जाएगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लाइट पेट्रोलियम। उसको कैसे निकालेंगे, जैसे फैट, इसको रिमूव कैसे करेंगे, फैट रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइट पेट्रोलियम, एक डार्क होता है एक लाइट होता है, जो हल्का पेट्रोलियम होता है, पहले तो पेट्रोलियम को समझ लेते हैं कि पेट्रोलियम क्या होता है। उसमें भी लाइट होता है एक डार्क होता है, जो मतलब थोड़ा कम पावर का होता है पेट्रोलियम, उससे हम लोग क्या करते हैं, उसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, डिफैटेड पाउडर बनाते हैं, डिफैटेड पाउडर। उस लीफ को डिफैटेड बनाते हैं, मतलब कि उस लीफ में से जो पाउडर हम लोग बनाए हैं उसमें से फैट को रिमूव करते हैं लाइट पेट्रोलियम की मदद से, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, नाउ वी मॉइस्चराइज द डिफैटेड पाउडर एंड मेक एल्कलाइन विद द हेल्प ऑफ एल्कलाइन सॉल्वेंट। क्या करते हैं, नाउ वी मॉइस्चराइजर द डिफेटेंट, मतलब मॉइस्चर के थ्रू हम लोग उसको क्या करते हैं, डिफेटेड बनाते हैं, ठीक है। जैसे पेट्रोलियम से हम लोग उसको क्या किए, डिफाइडेड किए, उसके बाद मॉइस्चर ऐड करेंगे उसमें, नाउ वी मॉइस्चर द डिफाइडेड पाउडर एंड मेक एल्कलाइन, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, एल्कलाइन मिक्स करेंगे विद द हेल्प ऑफ एल्कलाइन सॉल्वेंट। एल्कलाइन सॉल्वेंट हम लोग उसमें क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, जो पाउडर मिलेगा हम लोग को डिफाइडेड पाउडर, उसमें हम लोग क्या करेंगे, एल्कलाइन को मिक्स करेंगे, ठीक है। एल्कलाइन हम लोग क्या है, NH3 यानी कि अमोनिया, ठीक है, अमोनिया। उसके बाद फिर सोडियम कार्बोनेट भी ऐड कर सकते हैं, ये भी एक एल्कलाइन ही होते हैं, ठीक। आगे देखते हैं क्या है, नोट, इफ एल्कोलाइट प्रेजेंट इट विल कम इन द सॉल्वेंट इन फ्री फॉर्म। अगर इसमें जो लीफ हम लोग लिए तो अगर उसमें एल्कोलाइट प्रेजेंट होगा तो वो क्या हो जाएगा,
एल्कोलाइड प्रेजेंट इट विल कम इन द सॉल्वेंट इन फ्री फॉर्म, वो सॉल्वेंट के अंदर क्या हो जाएगा, फ्री फॉर्म में हो जाएगा। जैसे हम लोग उसमें अमोनिया मिलाएंगे या फिर सोडियम कार्बोनेट मिलाएंगे तो उसमें क्या होगा, एज सॉल्वेंट फ्री फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, अगर एल्कोलाइड होगा तो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक, और फिर नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में नाउ वी एक्सट्रैक्ट द फ्री एल्कोलाइड ऑफ पाउडर ड्रग विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। यहाँ बोल रहा है कि नाउ वी एक्सट्रैक्ट द फ्री एल्कोलाइड, जो वहाँ पे हम लोग मिलाए थे सॉल्वेंट में, ये अमोनिया मिलाए थे, ये क्या हो जाएगा। उसके बाद फिर नाउ वी एक्सट्रैक्ट द फ्री एल्कोलाइड, जो एल्कोलाइड फ्री हो गए तो उसको क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे एल्कोलाइड ऑफ पाउडर ड्रग विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। वो जो एल्कोलाइड है उसको हम लोग करेंगे, अलग करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे किसके मदद से, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की मदद से। पहले तो हम लोग मिक्स किए थे एल्कलाइन, लेकिन उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मिक्स करेंगे। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन कौन से हैं, क्लोरोफॉर्म और ईथर। या तो क्लोरोफॉर्म को मिक्स करेंगे या तो फिर ईथर को मिक्स करेंगे। ठीक, नाउ एल्कोलाइड्स विल कम इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और जो एल्कोलाइड उसमें प्रेजेंट रहेगा वो क्या हो जाएगा, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ एल्कोलाइड विल कम इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कन्वर्ट नहीं होगा, उसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, कम इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी कि वो जो हमारा यहाँ पे पहले वो था एल्कलाइन सब्सटेंस में था, उसके बाद फिर वो चला आएगा किस में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जब उसमें हम लोग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मिक्स करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं फिर क्या होता है। 5 स्टेप में नाउ वी कंसंट्रेट द एक्सट्रैक्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अंडर वैक्यूम। नाउ वी कंसंट्रेट द एक्सट्रैक्ट, हम लोग क्या करेंगे, कंसंट्रेट, नाउ वी कंसंट्रेट द एक्सट्रैक्ट, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अंडर वैक्यूम, जो अंडर वैक्यूम होता है उसका मदद से हम लोग क्या करें, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब वैक्यूम क्या होता है, अब इसको समझ लीजिए एक बार। वैक्यूम कंसनट्रेट इज अ प्रोसेस, जो वैक्यूम कंसनट्रेटर है यह एक प्रोसेस है। वैक्यूम कंसनट्रेटर इज अ प्रोसेस विच रिमूव वन और मोर सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन बाय डिक्रीजिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओवर द लिक्विड फेज। मतलब जो हम लोग का मटेरियल था उसमें से क्या करेंगे, ये लोग रिमूव करेंगे, रिमूव वन और मोर सॉल्वेंट, उसमें एक या एक से अधिक सॉल्वेंट हो सकते हैं, उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। ठीक है, रिमूव वन और मोर सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन बाय द डिक्रीजिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिक्रीज कर देंगे, उससे क्या हो जाएगा, पास ओवर द लिक्विड फेज, ये हमारे लिक्विड फेज में मिल जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में। नाउ वी डिसॉल्व इट विथ डाइल्यूट एसिड H2SO4 या फिर HCl। जब वो हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पे, जो अलग हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओवर द लिक्विड फेज, मतलब जो लिक्विड फेज मिल जाएगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसमें नाउ डिसॉल्व करेंगे, क्या, डाइल्यूट एसिड। ठीक है, एक कंसनट्रेट होता है, एक डाइल्यूट होता है, तो जो डाइल्यूट होता है उसको हम लोग मिक्स करेंगे, डाइल्यूट H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड या फिर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों में से किसी एक को मिक्स करेंगे उसमें, डाइल्यूट लेकिन कंसनट्रेट नहीं। उसको आफ्टर डिसोल्यूशन इट ट्रांसफर इनटू टू फॉर्म, जब इसको हम लोग एसिड के अंदर मिक्स करेंगे, डाइल्यूट एसिड में मिक्स करेंगे तो ये दो फॉर्म में मिलेगा हमको। ठीक है, कौन कौन सा फॉर्म मिलेगा ये देखते हैं। ये हम लोग को मिलेगा एक्वस फेज में और ऑर्गेनिक फेज में। ठीक है, वहाँ पे जब हम लोग एसिड डाइल्यूट एसिड मिक्स करेंगे तो हम लोग ये दो फेज में मिलेगा, एक्वस फेज या फिर ऑर्गेनिक फेज। ये दो फेज में मिलने का मतलब कि जैसे कि ये हो गया हम लोग का एक कंटेनर हो गया, इसको समझ लीजिए। इसमें हम लोग पहले लिए हैं जो वैक्यूम से सेपरेट किए थे, उसमें क्या किए थे, डाइल्यूट हम लोग HCl डाले थे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा बनाते हैं, ये हो जाएगा जैसे ऊपर आपका चला जाएगा, ये हो जाएगा एक्वस फेज, जो नीचे चला आएगा उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक फेज। मतलब ये दो पार्ट में, जैसे ये बीच में से डिवाइड हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा एक्वस फेज, नीचे हो जाएगा ऑर्गेनिक फेज, सॉरी। तो यहाँ पे हम 7 स्टेप में देखते हैं। नाउ वी टेक एक्वस फार्म एंड वेसिफाइड अमोनिया फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, देन इट टर्न इनटू टू फेज।
इसको क्या कहते हैं, नाउ वी टेक एक्वस फ्रॉम द वेसिफाइड, हम लोग एक्वस को लेते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक को छोड़ते हैं, उसको एक्वस को लेते हैं, उसमें वेसिफाइड क्या करते हैं, अमोनिया या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो ये क्या कहता है, देन इट टर्न इनटू टू फेज, मतलब ऑर्गेनिक को छोड़ते हैं हम लोग, एक्वस को लेते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, इसमें अमोनिया या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट मिक्स करते हैं, तो ये फिर भी क्या होता है, ये दो फॉर्म में फिर कन्वर्ट होता है, एक्वस फेज में और ऑर्गेनिक फेज में, ठीक। उसके बाद फिर क्या करते हैं, एक्वस फेज को हम लोग छोड़ते हैं, उसके बाद ऑर्गेनिक फेज को लेते हैं। ऑर्गेनिक फेज क्या होता है, इवापोरेट टू ड्राइनेस। ऑर्गेनिक फेज को हम लोग जैसे ये कंटेनर होता है ना, ये यहाँ से हम लोग लेंगे इसको, ऐसे एक करके रहता है, ये क्या रहता है पूरा, इसमें से सेपरेट करते हैं, क्या इसमें से हम लोग ऑर्गेनिक फेज को सेपरेट करते हैं, यहाँ पे लगा होता है आपका कंडेंसर लगा होता है, इसमें से एयर को पास किया जाता है, ताकि यहाँ से ये जब यहाँ से आता है आपका ऑर्गेनिक फेज, यहाँ पे जाते 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 इवापोरेट होकर यहाँ पे जाता है, और यहाँ पे एक कंटेनर लगा दे, इसमें ड्रॉप ड्रॉप के फार्म में ये निकलने लगता है, तो यह आपका यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे आपको मिलता है क्रूड ड्रग, ठीक, यहाँ पे आपका क्रूड ड्रग मिल जाता है, ये आपका क्रूड ड्रग यहाँ पे ऑब्टेन किया जाता है, इवापोरेशन टू ड्राइनेस, जब ऑर्गेनिक फेज को उसके मदद से पास किया जाता है, तो इवापोरेट टू क्या होता है, ड्राइनेस हो जाता है, जो इवापोरेशन होता है मतलब जो भाप बना होता है वो क्या होता है, ड्राई होता है, तो उसके बाद ऑब्टेन क्या करता है, क्रूड ड्रग ऑब्टेन किया जाता है, ठीक, समझ गए आप लोग। उसके बाद फिर क्या होता है, जब क्रूड ड्रग हम लोग को मिल जाता है, क्रूड ड्रग मिलने के बाद फिर प्रोसेस क्या होता है कि उसको प्यूरिफिकेशन किया जाता है, पहले देखा जाता है कि अगर हम लोग को क्रूड ड्रग मिल गया है तो ऐसा नहीं हो सकता है कि उसमें कुछ ना कोई केमिकल और मिक्स हो, तो उसको हम लोग प्योरीफाई करने के लिए या फिर प्योर करने के लिए फिर उसको क्या करते हैं, एल्कोलाइड को अलग करते हैं, और जो अदर केमिकल है उसको अलग करते हैं, तो आइए देखते हैं प्योरीफिकेशन कैसे होता है। प्योरीफिकेशन, ठीक है, प्योर करना मतलब जो भी हम लोग का एल्कोलाइड्स है उसको प्योर फॉर्म में करना। देखिए, डिफरेंट एल्कोलाइड्स क्रूड एक्सट्रैक्ट आर प्योरीफाइड बाय द डिफरेंट वे, मतलब एल्कोलाइड क्रूड ड्रग जो हम लोग का एक्सट्रैक्ट हुआ है उसको प्योरीफाई करने के लिए डिफरेंट वे हैं, मतलब कि अलग अलग रास्ते हैं, ठीक है। पहला क्या है, डायरेक्ट क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म सॉल्वेंट, डायरेक्ट क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्रिस्टल के फॉर्म में, छोटे छोटे जो क्रिस्टल होते हैं फॉर्म में, उसमें कन्वर्ट किया जाता है। पहला तो ये हो गया, पहला क्या है देखिए, इसको देख लेते हैं एक बार। दिस सिंपल मेथड इज नॉट यूज फॉर द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, ये बहुत ही सिंपल मिक्सचर होता है, ये कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, ठीक, इसको क्या करते हैं कि क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक। उसके बाद फिर सेकंड आगे क्या, स्टीम डिस्टिलेशन, दिस मेथड इज यूज फॉर द वोलाटाइल लिक्विड एल्कोलाइड लाइक निकोटीन, इसको कहते हैं स्टीम डिस्टिलेशन, जो वाटर बाथ होता है उस पर हम लोग उसको हीट करते हैं, तो इस क्या होता है, जो उसमें क्या अदर केमिकल होते हैं वो क्या होते हैं, एवापोरेट हो जाता है, हम लोग को क्या मिल जाता है, एल्कोलाइड मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक थोड़ा ये हार्ड होता है, इसको आप लोग एक बार अच्छे से यूट्यूब पे देख लीजिए, ये बड़ा टॉपिक है, इसको आप लोग यूट्यूब पे देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्रोमेटो टेक्निक, इसमें क्या होता है, जनरली क्या होता है कि क्रोमेटोग्राफ उसको आप लोग देख लीजिएगा, अभी मुझे याद भी नहीं आ रहा है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, जो हम लोग का ये मिला हुआ है एल्कोलाइड, उसको क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करते हैं, कैसे कि मतलब वो एल्कोलाइड है कि नहीं, अगर प्योर हो गया उसके बाद में देखते हैं कि वो प्योर फॉर्म में है कि नहीं, या फिर एल्कोलाइड्स है कि नहीं, तो उसका क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ठीक। आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है, इसमें अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग अपना रिएजेंट बनाया, जैसे मायर नाम के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपना एक रिएजेंट बनाया तो उसका नाम मायर रख दिया। फिर ड्रैगन 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 ड्रॉप ड्रैगन ड्रॉप जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना ये नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना जो एजेंट रिएजेंट बनाया उसका नाम क्या रख दिया, ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट, ठीक है। वैगनर रिएजेंट मतलब जो एक और साइंटिस्ट थे, उन्होंने उसका नाम वैगनर रिएजेंट रखा, तो मतलब ये लोग अलग अलग लोग थे जो कि अलग अलग अपने रिएजेंट डिस्कवर किए, उसका नाम दे दिए। इसमें होता क्या है कि जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट किया जाता है उसमें जैसे एल्कोलाइड रहेगा, क्या है,
मायर रिएजेंट अगर एल्कोलाइड्स में डालेंगे तो इट गिव वाइट और पेली येलो कलर प्रेसिपिटेट। तो मान लीजिए देखते हैं कि हम लिए एक कंटेनर हो गया, ठीक है, इसमें एल्कोलाइड्स हम लोग लिए हैं, ठीक है, एल्कोलाइड्स है। उसके बाद में से हम लोग मायर रिएजेंट, मायर ये जो है मायर रिएजेंट को हम लोग इंटर करेंगे तो ये क्या होगा, ये प्रिसिपिटेट फॉर्म है, मतलब ये वाइट कलर देगा, ये वाइट या फिर पहली येलो कलर देगा। उसके बाद में प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट क्या होता है जनरली, जैसे ये हम लोग का कंटेनर, तो प्रिसिपिटेट मतलब होना कि ये इसके आके जम जाना, नीचे पार्ट में प्रिसिपिटेट हो जाना, यानी कि सेपरेट हो जाना, और इसका कलर क्या हो जाएगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है, या तो ये वाइट कलर का हो जाएगा या तो फिर ये पेली येलो कलर का हो जाएगा। तो इससे इससे पता चलेगा कि इसमें क्या है, एल्कोलाइड प्रेजेंट है, ठीक। दूसरा क्या है, ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट, इससे क्या होता है, इट गिव ऑरेंज रेड कलर प्रिसिपिटेट। ये सेम वैसे प्रोसेस है, अगर इसको हम लोग डालेंगे तो क्या करता है, ऑरेंज रेड कलर देता है या और प्रिसिपिटेट आता है, ठीक, सेम वही चीज़। और फिर वैगनर रिएजेंट की कंडीशन में क्या होता है, इट गिव अ ब्राउन और रेडिश ब्राउन कलर प्रिसिपिटेट। ये क्या होता है, जब इस रिएजेंट को हम लोग डालते हैं तो ये रेड ब्राउन कलर या फिर रेडिश ब्राउन कलर प्रिसिपिटेट देता है, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं कि फार्मा फार्मास्यूटिकल एंड थेराप्यूटिकल यूज़ क्या होता है। एल्कोलाइड्स है तो उसका फार्मास्यूटिकल और या फिर थेराप्यूटिक यूज क्या क्या होता है, इसको एक बार हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि मॉर्फिन हो गया, ये भी एक एल्कोलाइड्स है, ठीक है, तो ये किस किस के लिए यूज होता है, नेम ऑफ सम एल्कोलाइड्स, मतलब कि ये मॉर्फिन एल्कोलाइड्स है, ये किस में यूज होता है, तो ये नार्कोटिक एंड एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक यानी कि पेन किलर के रूप में यूज होता है, ठीक है। जो मॉर्फिन होता है उसको हम लोग पेन किलर के रूप में यूज करते हैं, या फिर नार्कोटिक। जो नशीले होता है, नशीला नशीले होते हैं, ये नार्कोटिक का मतलब नशीला पदार्थ होता है, और फिर एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर, दर्द में राहत देते हैं, इसको बोलते हैं क्या, मॉर्फिन, या फिर बोलते हैं एनाल्जेसिक, ठीक है। एट्रोपिन माइड्रेटिक कंडीशन में, माइड्रेटिक क्या होता है, जो ये आँख हो गया, ये जो प्यूपिल्स हो गया, इसको क्या करते हैं, डायलेट करने के लिए, यानी कि ये इसको बड़ा करने के लिए यूज किया जाता है क्या, एट्रोपिन को, ठीक है, माइड्रेटिक कंडीशन में ये बड़ा करने के लिए। और उसका पिलोकार्पिन इसको छोटा करने के लिए, ये जो ये पार्ट है इसको बड़ा करने के लिए, अब इसको छोटा करने के लिए दिया जाता है क्या, पिलोकार्पिन। मायोटिक्स, माइड्रेटिक मायोटिक्स आप लोग अभी पढ़ेंगे, आगे सेकेंडरी में जाएंगे तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। माइड्रेटिक माइटोसिस मायोटिक कंडीशन, ठीक। उसके विन ब्लास्टिन क्या होता है, एंटी न्योप्लास्टिक, यानी कि ये एंटी न्योप्लास्टिक का मतलब होता है कैंसर, ठीक है, कैंसर के कंडीशन में यूज होता है विन ब्लास्टिन। कॉल्चिसिन क्या होता है, एंटी गाउट, जो जोड़ का दर्द होता है ना, जैसे दो हड्डियों के बीच में जैसे जोड़ होता है ना, जैसे हम लोग का ये हाथ हो गया, तो ऐसे समझ लीजिए ये जो जोड़ है, हम क्योनी जिसको बोलते हैं, या फिर ये घुटना बोलते हैं पैर में या फिर हाथ में, तो जो जॉइंट पे होते हैं, पेन होते हैं, उसमें ये काम करता है, कॉल्चिसिन उसको बोलते हैं क्या, एंटी गाउट, ठीक है। और आगे देख लेते हैं, यहीं पे हम लोग का चैप्टर ख़त्म हो गया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो मिलते रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।